अनअकैडमी लाइफ 7 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स पार्ट 3 में आज हम लास्ट थियरी डेवलप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट थियरी रूट प्रेशर थियरी। और थियरीज हो चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट प्रेशर। लगभग 100 वर्ष पहले ये थियरी डेवलप हुई थी, लेकिन बाद में ये थियरी कई एविडेंसेस आए जिससे कि ये थियरी कट कर दी गई। अब हम आते हैं रूट प्रेशर थियरी कैसे ये डेवलप की गई। इसमें मैनोमीटर से गमले में लगा हुआ एक पौधा, उसका स्टेम कट कर दिया गया और यहाँ पर मैनोमीटर का स्केल है। यह देखा गया कि इस मैनोमीटर के स्केल में जो पारा भरा हुआ है, इस पारे का लेवल ये उठ गया। उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल इन द सॉइल, वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट सेल्स बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ soil water is less than concentration of cell sap of water by internal pressure that is called root pressure। जैसे आपने ड्रॉपर देखा है, ड्रॉपर में जो रबर लगा हुआ है और आगे शीशे की या प्लास्टिक की नली लगी हुई है, तो रबर को जब आप दबाते हैं तो इंक या कोई भी लिक्विड ये आगे जाता है। उसी थियरी, उसी फेनोमेनन के आधार पर रूट थियरी को भी प्रोड्यूस की गई। ये एक नेचुरल थियरी, एक बताया था मैंने, गटेशन। गटेशन मीन्स एक्सोडेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोथोट, दैट इज नोन एज गटेशन। उसी गटेशन के आधार पर इस थियरी को प्रोपाउंड किया गया। द नेचुरल विजिबल फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर एंड एक्सोडेशन ऑफ सैप इज नोन एज गटेशन। तो गटेशन दैट इज द फेनोमेनन ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाय स्पेशल सेल that is known as hydrothode. This process या this event is called guttation। तो मैंने आपको बताया कि यह थियरी बिल्कुल ड्रॉपर की तरह है कि जैसे ड्रॉपर में आप दबाते हैं, एयर निकल जाती है और इसको आप इंक या किसी लिक्विड में डुबो देते हैं, इंक भर गई। तो यही कंडीशन वाटर सोल्यूशन का, सॉयल वाटर का, ये रूट के सेल सैप में होता है। और जब आप उस रबर को दबाते हैं तो दबाने के बाद वाटर जो है ये बाहर निकलता है उसके टिप से, और उसके टिप से जब वाटर बाहर निकलेगा, यही बात गटेशन प्रूव करती है कि गटेशन that is the exudation of water or cell sap in the form of liquid by root pressure। तब ये चीजें, लेकिन ये छोटे हर्बेसियस प्लांट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जो प्लांट लंबा है उस प्लांट के लिए ये पॉसिबल नहीं। तो ये थियरी, इसके अगेंस्ट में कुछ एविडेंसेस आते हैं और ये तीनों एविडेंसेस मैंने लिखा है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अगेंस्ट थियरी। फर्स्ट, सिक्रीशन थियरी। सम फिजियोलॉजिस्ट सजेस्टेड द रूट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ वाटर टू जाइलम। इनका एक कुछ फिजियोलॉजिस्ट का कहना है कि रूट प्रेशर क्रिएट होता है सिक्रीशन ऑफ वाटर इनटू जाइलम।
The secretion could be achieved by the respiratory energy of the root. रूट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन के नाते जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से रूट प्रेशर क्रिएट होता है। ये पहला एविडेंस है रूट प्रेशर थियरी के अगेंस्ट। दूसरा है इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थियरी। इस थियरी में इन्होंने ये किया कि इलेक्ट्रिक करंट, फेबल इलेक्ट्रिक करंट पास किया और पास करने के बाद ये देखा कि वाटर जो है ये सॉयल वाटर से रूट के सेल सैप में गया और रूट के सेल सैप से फिर वो जाइलम वेसल्स में गया। बट दिस थियरी इज नॉट सक्सेसफुल थियरी। लिखा है द रूट प्रेशर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक मूवमेंट of water into root xylem. Water can move across a membrane if electric current is supplied, but this is unsuccessful evidence against root pressure. Now last theory, that is osmotic theory. अब इस थियरी के अनुसार फिजियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि रूट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है सेल में, उसी के कारण रूट प्रेशर जो है एक प्रोड्यूस होता है। द रूट प्रेशर डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। द रूट फंक्शंस एज ऑस्मोमीटर बिकॉज द एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्यूट वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, that is the xylem sac, through various tissues of root and it causes development of root pressure. इन फिजियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्रिएट हो रहा है जिसके कारण सॉइल वाटर जिसका कि कंसंट्रेशन कम है, लेस कंसंट्रेशन का है, वो मूव करता है cell sap में and that creates the osmotic pressure and water moves from soil water to cell sap of root। उसके various tissues के through ये water जो है ये ऊपर तक ये मूव कर रहा है। तो ये तीन एविडेंसेस रूट प्रेशर थियरी के अगेंस्ट है। इसका मतलब ड्रॉपर की तरह रूट थियरी, रूट प्रेशर थियरी दैट इज नॉट सक्सेसफुल फॉर लॉन्ग प्लांट्स, लंबे पौधों के लिए ये नहीं होता। इस प्रकार से ये थियरीज हो गई। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर ये प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज सॉइल वाटर। अगर सॉइल वाटर विल्टिंग परसेंटेज के बिलो है, विल्टिंग आपको पढ़ाया गया, बताया गया है, विल्टिंग परसेंटेज के बिलो है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बिकम्स दैट डिक्रीजेस। अगर सॉइल वाटर विल्टिंग परसेंटेज से नीचे है तो एब्जॉर्प्शन रेट जो है ये डिक्रीज होगा। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो है तो उस समय सेल सैप ए मोर विस्कस हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और जब प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा तो मेम्ब्रेन जो है लेस परमेएबल हो जाएगी और द ग्रोथ ऑफ रूट इज इनहिबिटेड। रूट हेयर्स की ग्रोथ जो है ये बाधित होगी, ये रुकेगी, एंड दैट फैक्टर इनहिबिट्स वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका यह मतलब हुआ कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर आया तो प्रोटोप्लाज्म वो विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जब प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा
तो परमिएबिलिटी घट जाएगी, परमिएबिलिटी घट जाएगी और रूट हेयर का डेवलपमेंट जो है ये इनहिबिट होगा और एब्जॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज होगा। नाउ लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, अगर सॉइल का कंसंट्रेशन मिनरल्स के घुल जाने से ये हाई हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर will be greater than that of cell sap, then exosmosis takes place. अगर सॉइल वाटर का कंसंट्रेशन अधिक हो गया, यदि सॉइल वाटर का कंसंट्रेशन अधिक हो गया तो सेल सेप्स के वाटर का मूवमेंट ये रूट हेयर से सॉइल वाटर में होगा, जिसको आप एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। दैट डिक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां उल्टा हो रहा है। नाउ लास्ट है एरिएशन ऑफ सॉइल। अगर सॉइल में ऑक्सीजन अधिक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण मेटाबॉलिज्म तो अधिक हो गई तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, इट रिटार्डेड द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि accumulation of concentration in soil inhibits the absorption. Increase the concentration of carbon dioxide causes increase in viscosity of the protoplasm. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई तो ये प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देगा और अगर ये इंक्रीज कर दिया तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ and that will be the result of inhibition or decrease the rate of absorption. तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हुई तो एब्जॉर्प्शन का रेट जो है ये घटेगा। ऑक्सीजन की मात्रा अगर सॉइल में ज़्यादा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन will increase. Rate of absorption will increase. That's all about factors affecting water absorption. तो ये 4 फैक्टर हैं जिसके कारण रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये प्रभावित होता है। अब हम एक स्पेशल बताएंगे माइकोराइजा। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स दैट डेवलप्स फॉर रूट एब्जॉर्प्शन। फॉरेस्ट में कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें रूट डेवलप नहीं होती, तो फंगल हाइफा रूट के एसोसिएशन में डेवलप करता है। तब द एसोसिएशन विद रूट with fungal hypha that is called as mycorrhiza. A root regularly associated with fungal hypha is called mycorrhiza. तो ये आपको फॉरेस्ट में जैसे पाइन ट्री है, पाइन ट्री में मिलेगा। तो इस पाइन ट्री में रूट बहुत डेवलप नहीं होती, तो फंगल हाइफा जो है ये रूट के साथ संबंध स्थापित करके ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर माइकोराइजा कहलाता है। अब माइकोराइजा कैसे हेल्प करेगा, तो सबसे पहले आप जानिए माइकोराइजा कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा ये रूट के बाहर होता है। इट इज एसोसिएटेड चीफली ऑन द आउटर साइड ऑफ द रूट. It is common in gymnosperm and many woody angiosperm. ये रूट के बाहर इसका एसोसिएशन होगा, अंदर सेल्स में नहीं होगा। इसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा. नाउ नेक्स्ट, एंडोमाइकोराइजा. These are associated or fungal
mycelium is inside the epidermal or cortical cells. This is known as endomycorrhiza. अब इसका फंक्शन क्या है? माइकोराइजा जो है ये एब्जॉर्प्शन की एरिया को इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन की एरिया को ये इंक्रीज कर देता है। यहां मैंने लिख दिया है द फंगल एसोसिएशन इन माइकोराइजा greatly increases the surface area of the root and thus absorption of water and mineral. The presence of mycorrhiza on the basis of on the roots of pine tree is estimated to increase the absorption area. तो माइकोराइजा का एसोसिएशन जब रूट के साथ होता है तो ये एरिया को इंक्रीज कर देगा, क्षेत्र को बढ़ा देगा, और जब एरिया को इंक्रीज कर देगा इसका मतलब एब्जॉर्प्शन एरिया जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है। ये एरिया इंक्रीज करने के साथ साथ ये वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर को रखने की, रिटेंशन की कैपेसिटी को भी ये बढ़ा देता है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम है या इस प्रकार का जो स्पेशल एब्जॉर्प्टिव सिस्टम है दैट इज नोन एज माइकोराइजा। अब हम माइकोराइजा को ले रहे हैं। द एसोसिएशन इज एबल टू एलिवेट ड्रॉट इफेक्ट, सूखे में भी ये पौधे को बचाता है। इन सेवरल सच सिचुएशंस विच इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। ये ड्रॉट कंडीशन में कुछ फैक्टर हैं जिनके आधार पर ये पाइन ट्री को सरवाइव कराता है। पहला है देयर इज इंक्रीज्ड वाटर अपटेक बाय द फंगल हाइफा। जिस ट्री के साथ फंगल हाइफा अर्थात माइकोराइजा का एसोसिएशन है वह जो है वाटर अपटेक को इंक्रीज कर देता है, वाटर ग्रहण करने को इंक्रीज कर देता है, उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड, द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द प्लांट एंड रूट is increased. Next है the fungus produces certain hormones which regulate the stomatal opening and hence water loss. ये जो फंगल हाइफा हैं कुछ ऐसे हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, अर्थात स्टोमेटा को बहुत ओपन नहीं होने देते। और जब स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ट्रीज को पानी रिटेंशन की आवश्यकता है, पानी को रखने की आवश्यकता है, लॉस ऑफ वाटर की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज रूट्स ऑफ दिस ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड। इन ट्रीज का रूट जो है ये पूर्ण विकसित नहीं होता। नाउ नेक्स्ट, the association increases the cell elasticity or affects some kind of osmotic adjustment. ये सेल की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को भी ये बढ़ा देता है। इस प्रकार से माइकोराइजा ये रूट और फंगल हाइफा का एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन से उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ये बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग को भी रेगुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ देयर सर्टेन हार्मोन्स, उसके हार्मोन्स के कारण, क्योंकि इन पौधों को लॉस ऑफ वाटर से अपने आप को बचाना होता है। अब हम लास्ट है कि एब्जॉर्प्शन बाय लीव्स। सर्टेन प्लांट्स दे एब्जॉर्ब वाटर with the help of their leaves. अब लीव्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, हेयर्स होते हैं, कुछ स्पेशल एपिडर्मल सेल्स हैं दे एब्जॉर्ब वाटर। और यह भी देखा गया कि जो यंग लीव्स हैं दे एब्जॉर्ब मोर वाटर देन ओल्डर लीव्स, बट दिस एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड। ये बहुत लिमिटेड है। अक्सर फॉग के कंडीशन में, कोहरा के कंडीशन में जो ह्यूमिडिटी आती है उस ह्यूमिडिटी को
ये लीव्स जो हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ में लिखा है मेनी प्लांट कैन एब्जॉर्ब वाटर थ्रू लीव्स, मोस्ट ऑफ द वाटर एंटर्स थ्रू एपिडर्मल सेल, इन सम हेयर्स एंड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल provide region of high permeability. In general, water absorption is more rapid in young leaves than old leaves. इस प्रकार से बहुत थोड़ी मात्रा में लीव्स के द्वारा भी वाटर एब्जॉर्प्शन एक पॉसिबल है, लेकिन जो यंग लीव्स होती हैं इनका एब्जॉर्प्शन रेट हायर है देन ओल्डर। ओल्डर में इसलिए है क्योंकि ओल्डर के ऊपर क्यूटिकल आ जाती है और क्यूटिकल इज इम्परमिएबल। क्यूटिकल इज इम्परमिएबल। इस प्रकार से 3 पार्ट में मैंने वाटर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया और उसके नोट्स पूरे के पूरे मैंने बोर्ड पर लिखा। उसे आप किसी तरह से करके उन नोट्स को, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप अपने नोटबुक में उतार लें। अब अगला लेक्चर हमारा होगा 3rd चैप्टर, फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर। Thus, I have completed this topic in 3 lectures, and totally I have completed 2 topics in plant physiology for BSc second year, CBSC class 12th. That's all.